नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम भारत की जनसंख्या के विषय में बात कर रहे थे और हमने ये देखा कि किस प्रकार से उसकी वृद्धि की जो इंडेक्स थे उसको हमने 4 भागों में बांटा था और उससे हमने ग्रोथ के बारे में हमें अंदाज़ा होता है। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो अगर कंपैरेटिवली हम देखते हैं तो आप ये देखिए कि अगर हम 2011 के आंकड़े और 1901 के आंकड़ों की तक का अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम 1901 की बात करेंगे। और उस समय जनसंख्या का जो औसत था, घनत्व था, वो लगभग 77% पर किलोमीटर था, जो कि 1951 में बढ़कर 117 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर हो गया और उसके बाद 1981 में वो लगभग 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया और 2001 के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया और 2011 में लगभग 382% पर स्क्वायर किलोमीटर के लगभग हमने ये घनत्व को पाया। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से जो जनसंख्या का घनत्व था उसमें किस प्रकार बदलाव आता चला गया। इसकी एक मैं आपको टेबल भी शेयर करूंगी पीडीएफ में, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लगभग जो हम ये समय लेके चल रहे हैं इसमें किस प्रकार से जनसंख्या का तुलनात्मक हम घनत्व का अध्ययन कर सकते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इस घनत्व में बदलाव आया है। अगर हम सन 2001 से और 11 की तुलना करें तो अगर मैं टेबल आपको भेजूंगी, आप इसमें देखिएगा कि बिहार और वेस्ट बंगाल का जो ट्रेंड था पॉपुलेशन का, उसमें किस प्रकार से चेंज आया है। केरल है, उत्तर प्रदेश है, ये सब जो स्टेट्स हैं इसमें इनका जो स्टेज है, इस स्टेज में आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे और इनके कारणों पे अभी हम नहीं जाएंगे। हम अगर इसके वितरण की बात करते हैं या जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं भारत में, तो हम उसका स्टडी दूसरी तरीके से करते हैं। हम ये देखते हैं कि भारत में सबसे उच्च घनत्व के क्षेत्र कौन से हैं, मतलब वो कौन से एरियाज़ हैं जिनमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक है। तो अगर हम 2011 के आंकड़ों को लेके चलें तो उस समय लगभग भारत के 274 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसमें जनसंख्या का जो घनत्व था या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो 500% पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक थी। ये कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनसंख्या के लिए मैग्नेटिक चीज़ें कौन सी चीज़ें जनसंख्या को आकर्षित करती हैं। वही है रोज़गार के अवसर हो, लाइफ सिक्योर्ड हो, रहने के लिए, निवास करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो, यातायात की सुविधाएं हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अपने आप ही पॉपुलेशन वहाँ पर आकर बस जाएगी और वो जो पॉपुलेशन होगी वो वहाँ के घनत्व को बढ़ा देगी। इन शॉर्ट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत में अगर हम मालाबार तट की बात करें या तमिलनाडु के उच्च प्रदेशों की बात करें, जहाँ पर बागाती खेती होती है, उपजाऊ वहाँ की ज़मीन है और कृषि के साथ साथ बहुत तरह के लघु उद्योग, बड़े उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हैं। तो आप ये देखिए कि मालाबार तट पे कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 के आसपास है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के बहुत रोज़गार की सिचुएशन वहाँ पर काफ़ी अच्छी है, इसलिए लोग वहाँ पर अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम जैसे चेन्नई है, बैंगलोर है, कोयम्बटूर, कुकीतोरन है, मदुरई है, ये सारी जगह ऐसी हैं वहाँ पर लोगों को रखने की कैपेसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ अधिक होगी, जिस क्षेत्र में पॉपुलेशन के अधिक भरण पोषण और निवास की सुविधा होगी। तो ये वही वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर उस प्रकार की सुविधाएं होने की वजह से पॉपुलेशन का घनत्व अधिक हो जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं बेंगलोर की,
आप अगर बेंगलोर में जाएंगे, शायद अगर हम लोगों से सड़क पे बात करें तो हर चौथा या पांचवा आदमी आपको नॉर्थ इंडियन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रोज़गार के लिए वो यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं, यहाँ पर उनको रोज़गार अवेलेबल है, उनकी जॉब्स हैं, तो उन जॉब्स के चक्कर में वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रवासी पॉपुलेशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का घनत्व अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे, जैसे हम उड़ीसा में महानदी का डेल्टा है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी का डेल्टा, पंजाब में जितना भी ये दोआब क्षेत्र है, मुंबई है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, इंदौर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इवन नागपुर भी इसी श्रेणी में आ गया है। तो ये कौन से स्थान हैं? यहाँ ये दो तरह के स्थान हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कृषि के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में जल अवेलेबल है, उपजाऊ मिट्टी अवेलेबल है, फ्लैट लैंड अवेलेबल है, तो वहाँ पे कृषि जो है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। परंतु जो सिटी सेंटर्स हैं, मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो ये कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारी MNCs के ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारा जिसे कहते हैं ना कि साइबर वर्ल्ड जो है, साइबर कंपनीज जो हैं, उनके बड़ी मात्रा में जहाँ ऑफिसेज होते हैं, तो सभी स्थानों से वहाँ पे लोग नौकरी करने को आते हैं। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो घनत्व अपने आप ही अधिक हो जाता है। तो ये हमने बात की, ये उन क्षेत्रों की बात की जो जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि उस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या को कैटर करने की कैपेसिटी अवेलेबल है। अब हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो मध्यम है या मॉडरेट है। तो ऐसा माना जाता है 2011 के आंकड़ों के द्वारा कि भारत में लगभग 172 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 300 से 500 के लगभग है, और एवरेज हमने इसका ये माना जाता है कि 350 के आसपास इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व है। ये कौन से क्षेत्र हैं? ये वो क्षेत्र हैं जो कि बड़े विकसित क्षेत्र जहाँ पे पॉपुलेशन का बहुत सघन जमाव है, उसके आसपास के क्षेत्रों को हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक ट्रांजिशनल जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। ये वो क्षेत्र है जो कि अधिक घनत्व के क्षेत्र और न्यूनतम घनत्व के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर मध्यम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है। तो अगर हम भारत में देखें तो यही हम देखेंगे बड़े नगरों के समीप पूरे भारत में। इसके अतिरिक्त तेलंगाना, तटीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, तो यहाँ पर मध्यम मात्रा में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है। और यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास का क्रम प्रारंभ तो हो गया है, परंतु अभी ये पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं पहुँचे हैं। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या का जो माइग्रेशन है या प्रवासी लोगों का आना है वो अभी कंट्रोल्ड है। यहाँ के जो चाहे कृषि है वो बहुत ज़्यादा उस तरह की इंटेंस एग्रीकल्चर नहीं है, उद्योग हैं तो वो भी लघु उद्योगों के रूप में ही ज़्यादा हैं, बहुत मल्टीनेशनल्स या उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। फिर हम बात करते हैं निम्न घनत्व के क्षेत्र की। तो ऐसा माना जाता है कि भारत के लगभग 167 जिलों में इस प्रकार की सिचुएशन पाई जाती है। और ये कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लगभग 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। इसमें उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र है जहाँ पर पर्वतीय धरातल है, इस वजह से डेंसिटी जो है वो कम है। राजस्थान में जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है वहाँ पे जल की कमी के कारण और रोज़गार की कमी के कारण वहाँ पे कंपैरेटिवली जो जनसंख्या का घनत्व है वो कम है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो पठारी क्षेत्र है और बहुत बड़ा जो जनजातीय एरिया है, कर्नाटक का जो पूर्वी भाग है, आंध्र प्रदेश का जो मध्यम भाग है, हम ये मान सकते हैं कि जहाँ पर भौतिक सुविधाओं का अभाव है या भौतिक सुविधाएं मानव के लिए कम है, अर्थात संसाधनों की कमी है, वहाँ पर
इस प्रकार की जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निम्न घनत्व वाली जनसंख्या के क्षेत्र। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कच्छ क्षेत्र को देखते हैं। कच्छ में क्या है, रन ऑफ कच्छ में और इसके आसपास के क्षेत्र में दलदली भाग पाया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जनसंख्या विरल होगी। वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, अभी उतने ज़्यादा उद्योग धंधे अभी हो रहे हैं स्थापित, पर अभी स्थापित नहीं हुए हैं। बहुत सारा लैंड एरिया अवेलेबल है, परंतु वहाँ पर खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, चाहे हम भौतिक सुविधाएं की बात करें या जल वगैरह की बात करें। इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। कश्मीर की हम बात करें, वहाँ अलग प्रकार की सिचुएशन है, इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व वहाँ पर कम है। तो हमने भारत में जनसंख्या का जो डेंसिटी की जब हमने बात की, तो हमने मूल रूप से भारत को 3 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा, जिसमें हमने उच्च घनत्व के क्षेत्र, मध्यम घनत्व के क्षेत्र और निम्न घनत्व के क्षेत्र, इनको इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अगर आप मैप में नज़र डालेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से जनसंख्या का जो विस्तार है वो आपको भारत में देखने को मिलता है। तो ये मोटे तौर पर हमने जनसंख्या से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्टर्स का अध्ययन कर लिया है। आप इसके मैप्स को कंसल्ट कीजिए, आप मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखिए। ये अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अच्छे मार्क्स मिलने के चांस क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो हम आंकड़े यहाँ पर लिख रहे हैं, हम यहाँ पर मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से यहाँ पे ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। मतलब हम हमारे को अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अपने आप ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और जब भी मैं आपको कह रही हूँ एग्ज़ाम में हमें हमेशा उन क्वेश्चंस को ऑप्ट करना चाहिए जो स्कोरिंग हो। स्कोरिंग होने की वजह से क्या होता है कि हम कम लिख के भी वहाँ पे अच्छे नंबर ले लेते हैं। अब स्कोरिंग आंसर कौन सा होता है? स्कोरिंग आंसर वो होता है जिसमें हम मैप्स को भी बना सकते हैं, हम डायग्राम्स बना सकते हैं, हम वहाँ पर आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्ज़ामिनर को देख के ही बात समझ में आ जाती है कि ये जो स्टूडेंट है उसने बहुत प्रॉपरली चीज़ों को यूज़ करके अपना आंसर दिया है, तो वो अपने आप ही उसमें अच्छे नंबर उसको मिल जाते हैं। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में दोनों तरह के चैप्टर्स होते हैं, दोनों तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो हमें अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा उस प्रकार के टॉपिक्स को चूज़ करना चाहिए। पर हाँ, ये ज़रूर है कि इन टॉपिक्स का आंसर आप तभी लिख पाओगे जब वास्तव में आपको चीज़ों का ज्ञान होगा। आप मोटे तौर पर इनका आंसर नहीं दे सकते, तो हमें इसको प्रॉपर की तरीके से हमें टेबल्स बनानी होंगी। हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी के रूप में हम पॉपुलेशन की चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, उन सारे फैक्टर्स को बताएंगे, भौतिक कारक हो या आर्थिक कारक हो या सामाजिक कारक हो या पॉलिटिकल कारक हो, जिनसे पॉपुलेशन के विस्तार पर, पॉपुलेशन के घनत्व पर सीधे तौर पर असर पड़ता हो। तो ये जो चैप्टर है ये एक अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसको अच्छा तैयार कीजिए। और अगर आप अनसॉल्व पेपर्स देखेंगे तो आप ये देखना कि ये वाला चैप्टर, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हर साल आपको अलग अलग रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं। और जब हम पॉपुलेशन के मैप्स को अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं तो आपके जो कोर्स में एग्ज़ाम में जो मानचित्र भरने को आता है तो उसमें आपको काफ़ी सुविधा रहती है, क्योंकि अगर आपने इसकी थॉरो स्टडी कर ली तो आपको मानचित्र के विषय में अच्छा ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। और ये ज्ञान आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैप्स के बारे में आता है वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। अनसॉल्व पेपर्स देखिए ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैप में भी। तो आप ये देखिए कि ये वाला जो चैप्टर है हर दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयुक्त है, इसको समझने के लिए, याद करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से तैयार करो ताकि आपको एक अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का
चांस मिले। और यही जो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड ईयर है आपका, आपको अच्छा डिवीजन प्राप्त करना चाहिए। लास्ट ईयर हमारा ऐसे ही निकल गया, हम अच्छे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से। अब मार्क्स का क्या सिस्टम रहता है अभी हम कह नहीं सकते। तो ये आपके लिए साल ऐसा है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।